जी, अब्दुल कादिर चौधरी साहब, नाजिम सिद्दीकी साहब, यहाँ मौजूद तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आज यकीन जानिए मुझे बहुत खुशी है आज कि आज रुखसाना सिद्दीकी ने इतना अच्छा मंच सजाया है और मुझे मालूम है कि कितनी उनको तकलीफें आई, लेकिन मैं आज उनको आश्वासन देने आया हूं कि कोई माई के लाल में ताकत नहीं कि तुम्हारा एक बाल बाका कर सकता है। मैं पूरे हिंदुस्तान घूमता हूं, मैं खाली मुंबई नहीं घूमता। ये कुछ कुएं के मेढक मेरे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, बीजेपी के जैसे लोगों को मैं पछाड़ कर आया हूं। तुम्हारी कौन सी वैल्यू है, कौन सी खेत की मूली होती है? मुझे खुशी है। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। दोस्तों, मलाट मारूनी हमारा है, हमारा रहेगा। इलेक्शन में कोई जीत जाए या हार जाए उसकी कोई परवाह नहीं। नगर सेवक एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के दिलों पर राज करना सबसे बड़ी बात होती है। मैं आपके बीच में आया हूं। आज सरकार चल रही है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के लोगों को यहां के लोगों ने जिता कर दिया। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला जो मेरे पीछे पीछे भागता था, बोला हाशिम भाई मलाट मस्जिद की दीवार नहीं बन रही है, मैं जा रहा हूं। कांग्रेस पल्लू में बैठ करके उसकी चपरासी गिरी करूंगा और मस्जिद की दीवार बन जाएगी। कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए, दीवार बनी आज तक? आज तक नहीं बनी। ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये दिखाने के लिए सेकुलर है। ये कांग्रेस पार्टी आरएसएस की गोद में बैठी हुई है। शर्म आना चाहिए इनको। यानी वो मस्जिद जिसकी दीवार जो रेगुलाइज मस्जिद है, कोई मेहरबानी नहीं। एक शिवसेना की मुर्दार औरत मेरी सरकार उत्तर प्रदेश की होती ना, कसम पैदा करने वाले की पता नहीं चलता कहां चले गए ये लोग। मैं सरकार बनवा देता, मैं दीवार बनवा देता। दोस्तों, आज जहां जहां मुसलमानों का मसला है, जहां जहां माइनॉरिटी का मसला महाराष्ट्र में है, आप जरा देखिए क्या हो रहा है। अभी रावेर गया था 2 दिन पहले मैं। अभी ये बेचारे यहाँ वाले तो नेता है नहीं, चपरासी है, इनको कहां कोई बेचता बचता है। इनको क्या मालूम क्या है, ये तो बेचारे मंत्रालय जाके खड़े रहते हैं। आजू बाजू में मेरी फाइल पास करा दो, मेरा एसआरए का काम करवा दो, थोड़ा माल मिल जाए, सलाम किए निकल आए। उनको क्या पता किसकी क्या तकलीफ है, यह क्या जाने क्या प्रॉब्लम किसकी है। आओ जरा महाराष्ट्र में निकलो। मैं आज भाई और बहनों से कहने आया हूं, याद रखना मुझे बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, इसलिए इतने में से ना 50 लोग मिल गए तो मेरा काम चल जाएगा। याद रखना दोस्तों, आज कांग्रेस की सरकार चल रही है, महाराष्ट्र का मुसलमान परेशान है, आज खून के आंसू रो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में फसाद हो गया, अखिलेश यादव की सरकार ने डीएम को, एसपी को, वहां के पुलिस इंचार्ज को, वहां के इंस्पेक्टर को, वहां के हवलदार को एक साथ में 6 आदमी को उठाकर सस्पेंड कर दिया, नौकरी से बर्खास्त। ये मर्दों की बात है। आप देखिए धुलिया के अंदर ये गोली पुलिस की जब कांग्रेस के राज में चलती है ना, तो और किसी पे नहीं चलती।
किसी पे नहीं चलती, सिर्फ मुसलमानों पे चलती है। और ये मुसलमानों के इलाके में आकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर वोट मांगने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला 2014 में दोबारा अभी इनको जीत कर नहीं जाना है यहां से, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या हुआ, नहीं जाएंगे। अब तुम लोग बहुत मज़ाई खा लिए तुम लोग। ठीक है, बिल्कुल अच्छा बोला तुमने। आपको पता है, आज उर्दू टाइम अखबार पढ़िए, 15 शिवसेना वालों का नाम लिखा है कि ये 15 लोग एक साथ शिवसेना के लोग गए कहां, धुलिया, दौरा करने के लिए। और यह भी लिखा है कि धुलिया में शिवसेना के लोग आने के बाद जब अस्पताल में जहां गोली लगी है लोगों को, किसी एक मुसलमान से मिले नहीं। जब मुसलमानों की खाट आई, बेड आई, जहां सोए थे उसको छोड़कर आगे बढ़ गए। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है। और उनको कांग्रेस पार्टी ने कहा जाओ तुम लोग, रेड कारपेट बिछाया और धुलिया में जाकर के उनको सारे लोगों से मिलने का परमिशन। ये एक भी 2 जगह से नहीं जीता, मैं तो 2 जगह से जीता हुआ आदमी। और यकीन जानना, मैं नहीं कह रहा हूं, 288 एमएलए में से एक एमएलए कहता है कि आसिम भाई तुम असेंबली में जो माइनॉरिटी की समाज के दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते हो ना, कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी। जब मैं जा रहा था कल रात को मैं निकला जाने के लिए धुलिया, मैं तकरीबन 11:15 बजे घर से निकला। जब 2:30 बजे मैं पहुंचा नासिक के थोड़ा पहले, तो मैं देखा कि टोल नाके के ऊपर कई 100 पुलिस खड़ी है और टॉर्च लेके गाड़ी लेके झांक रही है। मैंने क्या कोई डाकुओं को जाने वाला है क्या, यहां से कोई टेररिस्ट जाने वाला है, किसको तलाश कर रहे हैं? बोले अबू आजमी को तलाश कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं आपको। आके मेरी गाड़ी में टॉर्च मारा, मैंने कहा क्या है? कहा सर आप कहां जा रहे हो? मैंने कहा धुलिया जा रहा हूं। कहा आपको धुलिया नहीं जाने देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाने देंगे आप? कहा महाराष्ट्र सरकार का यह ऑर्डर है कि धुलिया में आपके पर धुलिया में एंट्री का बैन। क्यों भाई, क्यों नहीं जाने देंगे मुझे आप? शिवसेना के लोग जा सकते हैं, कांग्रेस के जा सकते हैं, एनसीपी के जा सकते हैं, अपोरी और टपोरी जा सकते हैं, और मैं चुना हुआ एमएलए, मैं समाज के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबको एक नजर से देखता हूं। मैं जाऊंगा तो हिंदू को भी मदद करूंगा, मुसलमान को भी मदद करूंगा, मैं उनकी हालचाल पूछूंगा और सरकार की आंख में आंख डालकर इनसे बात करूंगा कि जुल्म ज्यादती के खिलाफ तो इनकी आवाज उठाऊंगा मैं। याद रखना मालूनी के लोगों, कांग्रेस की सरकार में शिवसेना के 20-15 एमएलए एक साथ जा सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान एमएलए अबू आसिम जाकर के मालेगांव के मुसलमानों की हालत पूछने नहीं पाएगा। अगर वो जाएगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं वापस आ गया, मुझे पकड़ करके जीप में बिठा करके 25 किलोमीटर लाकर छोड़ा। कहा अगर दोबारा जाएंगे तो आपको हम लॉकअप भेज देंगे, और मैं चला जाता जेल। ये रुखसाना का बार फोन आ रहा, आसिम भाई कुछ भी करके आप जो है ना 7 बजे शाम तक जरूर आ जाइएगा। एक तरफ मैं मालूनी का प्रोग्राम देख रहा था, वरना यकीन जानना कल तो मैं वहां पर धरने पे बैठ जाता और जेल जाना पसंद करता, लेकिन मैं जब तक मुझे धुलिया जाने नहीं देते मैं मानता नहीं। ये मैं आज जनता की अदालत में, हल्ला बोल। मैं जनता की अदालत में आया इंसाफ मांगने के लिए कि एक आदमी मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में अबू आसिम है, जिसको आज धुलिया जाने का परमिशन नहीं है, और शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, मन से सबके लोग जा सकते हैं। क्या ये इंसाफ है? कौन सा काम मैंने आज तक ऐसा किया है? और मेरा चैलेंज है आज तक कि आज एक भी मेरा भाषण, एक भी मेरा काम ऐसा दिखा दो जो किसी धर्म के खिलाफ हो, जो किसी मजहब के खिलाफ हो। मैं तो हमेशा कहता हूं ये हिंदुस्तान सुंदर, एक हिंदुस्तान खूबसूरत मुल्क है, और इसकी 2 सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक आंख भी खराब हो जाएगी तो मेरा देश सुंदर दुल्हन नहीं रहेगा। और वो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान पाकिस्तानी है, मुसलमान को यहां पर 2 नंबर का शहरी बनाकर रखो।
वो कांग्रेस के दोस्त हो सकते हैं शिवसेना के लोग, और वो अबू आसिम जो सेक्युलरिज्म की बात करता है उसे जो है दुनिया में नहीं जाने दिया जाएगा। याद रखना दोस्तों, 2014 तक मैं अब घर बैठने वाला नहीं हूं। इंशाअल्लाह ताला अब की बार मैं कांग्रेस का खाना खराब कर दूंगा। जुल्म जाती बढ़ती जा रही है। कौन सा इंसाफ मिल रहा है? आज महंगाई कितनी है? महंगाई इतनी है कि आज दाल रोटी नहीं खा सकते, खासलेट नहीं मिल रहा है, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सब्सिडी हटाई जा रही है। मगर नेता जो है ना, बड़ी महंगी महंगी गाड़ी में घूम रहा है। धंधा क्या है उनका? पता तो लगाओ। दलाली, कमीशन खोरी। जो गरीबों के लिए पैसा आता है ना, उसका 75% पैसा ये नेता लोग हरामखोरी में लेके चले जाते हैं। ये अपने घर में ले जाकर के अपनी बिल्डिंग बनाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई है ना तो कांग्रेस पार्टी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हुई कोई पार्टी है तो कांग्रेस। और अब की बार कांग्रेस दिल्ली की गद्दी पर भी नहीं आएगी। मेरा नेता मुलायम सिंह यादव दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। समाजवादी पार्टी क्यों बैठेगा? इसलिए मुलायम सिंह यादव बैठेगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर वो काम किया है जो काम किसी सरकार ने नहीं किया। जितने बेकार लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो लोग नौकरी नहीं कर पा रहे, 25 साल से 35 साल की उम्र के लोग, सरकार ने उनको 12,000 रुपए साल का चेक देकर के कई 100 करोड़ रुपया, कई अरब रुपया दिया है कि बेकारी भत्ता। मैं जानता हूं बेकारी भत्ता जो है ना, ये हल नहीं है। उनको नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के खजाने पर जब कई अरब करोड़ रुपए का भार पड़ेगा तो सरकार मजबूर होगी लोगों को नौकरी देने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के दलालों से, तुम जिसके पीछे भागते हो, कितनी % नौकरी दिया उन्होंने मुसलमानों को आज तक? बता दो जरा। 3%। मगर मेरा नेता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस में भर्ती 15% मुसलमानों को दिया है। 15%। समाजवादी पार्टी आज ये माइनॉरिटी के बजट की बात करते हैं। मदरसे, स्कूल, कब्रिस्तान, इन कामों के लिए, मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या पैसा दिया इन्होंने? 222 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने दिया इस साल का बजट। यहाँ के एमएलए को शायद मालूम भी नहीं होगा बेचारे को, क्योंकि पढ़ता लिखता तो है नहीं, जरा जाके पता लगा ले बोलना, उसे क्या मालूम बेचारे को। 222 करोड़ का बजट। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी है। तुमने माइनॉरिटी का बजट पूरे साल का 222 करोड़ दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो सरकार, वो प्रदेश जहां मायावती ने पूरा खजाना खाली कर दिया था, पहला बजट दिया अखिलेश यादव ने, तो याद रखना 2074 करोड़ रुपया दिया। इन्होंने कितना दिया? 222 करोड़। जब मैं असेंबली में भाषण कर रहा था तो एक कांग्रेसी एमएलए खड़ा होकर बोला, ओ अबू आजमी साहब, महाराष्ट्र छोटा स्टेट है, यहाँ तो 288 एमएलए हैं, उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए हैं, अगर यहाँ वहां 222 दिया तो क्या? मैं बोला तेरे को गणित आती है क्या? तेरे को हिसाब किताब आता है तो एक कैलकुलेटर ले ले, 288 दूना कितना हुआ वो जोड़ ले, 403 से बहुत ज्यादा हुआ। अगर 222 का डबल कर देगा ना तो 444 ही होगा, 2074 करोड़ नहीं होगा। याद रखना दोस्तों, आज इस देश के अंदर किसान परेशान है। किसान का बेटा उत्तर प्रदेश से मुंबई में आकर बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़क पर बेचारा घर बनाता है, और ये सरकार, हरामखोर सरकार, लोगों का घर तोड़ देती है। और जब इलेक्शन में आता है कहती हम 2000 तक के झोपड़ों को रेगुलाइज कर देंगे। हम बुजवाड़ी के लोग यहाँ बैठे होंगे। आपका झोपड़ा कब टूटा था? 2004 में, 2004 या 5 कब था जब जीत के आए थे पहले इलेक्शन में?
2004 में, और 2004 में इन्होंने ऐलान किया था कि हमें चुनकर आने दो, हम चुनकर आ जाएंगे तो इन झोपड़ों को हम पक्का कर देंगे, ये टूटेगा नहीं। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी, वो मैडम जो बैठी थी उस पे मेगा ताई, और मैं लिख करके बच्चों से उन्होंने कहा कि जब हमने मीटिंग किया कांग्रेस वालों से, कहा ये गलत छप गया था। कितने बेईमान है ये लोग। 2000 के झोपड़े सब के सब पक्के हो जाएंगे, और जब मतलब निकल गया तो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत छप गया था। अबे टेलीविजन पर जो बोला था वो भी गलत था, अखबार में जो इश्तिहार दिया था वो भी गलत था, जो हैंडबिल तुम्हारे चमचों ने गली गली बांटा था कि हमको जिता कर लाओ 2000 के झोपड़े पक्के हो जाएंगे, वो भी गलत था। बेईमान सरकार, हाय हाय, बेईमान सरकार, मैं तो बोला उस दिन, बेईमान सरकार, मैं तो उस दिन बोला मुख्यमंत्री को, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। और अगर ये सरकार ईमानदार है जो कह रही है कि 2000 जो अंबुजवाड़ी के झोपड़े तोड़ा है, जो मुंबई में 1 लाख से ज्यादा झोपड़े 2000 का ऐलान करने के बाद तोड़ा है, अगर ये सरकार में थोड़ी भी लज्जा है तो 2 अंबुजवाड़ी और ऐसे झोपड़ी जिसको वो रेगुलाइज नहीं करना चाहते उनके वोट को वापस कर दो। अगर वो झोपड़े सच्चे नहीं, पक्के नहीं है तो उनका वोट भी पक्का नहीं। वोट तो ले लेते हो लेकिन उसमें पानी देने को तैयार नहीं, उन झोपड़ों को पक्का करने को तैयार नहीं, जब चाहते हो तोड़ देते हो। याद रखना, अब की बार आएगा समाजवादी पार्टी, अब की बार ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। और मैं डिमांड करना चाहता हूं कि जितने झोपड़े बन चुके हैं एक भी झोपड़े को हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा। जो झोपड़े बनते हैं वो सरकार, वो कारपोरेशन के अफसर लोग, वहां के निकट्टू नेता लोग, वहां के एमएलए और नगर सेवक बिना पैसा लिए बनने देते हैं क्या कोई झोपड़ा? पैसा लेते हैं। अगर कोई झोपड़ा टूटेगा तो पहले एमएलए और नगर सेवक और पुलिस वालों के हाथ में हथकड़ी लगेगी, वो जेल जाएंगे, उसके बाद झोपड़े की तरफ कोई आंख उठा सकता है, उसके पहले कोई नहीं उठा सकता। जिस दिन समाजवादी पार्टी के पास ताकत आ जाएगी, ये कानून बनवाया जाएगा कि जी आप झोपड़ा बनवाते हो पैसे लेकर के, और जब कहीं चूंटी, कहीं शकर गिरती है ना, गुड़ कहीं गिरता है ना, चूंटी को भुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाती है। इनकी सूंघने की शक्ति होती है ना, इतनी भयानक होती है कि किसी कोने में शकर गिरा दो, सारा 5 मिनट के अंदर आके वहां चूंटी जमा हो जाएगी। ऐसे म्युनिसिपैलिटी वाले हैं। किसी गली में, गली के अंदर किसी झोपड़े के लिए रेती और सीमेंट गिरा दो ना, ये झोला लेकर पहुंच जाते हैं। क्या बन रहा है? जैसे इनके बाप का राज चल रहा है। ये बेईमानी है, ये गरीबों के साथ नाइंसाफी है। इसलिए हम आपके पास चलकर आए आपसे कहने के कि रहने वो सरकार मानी जाएगी, अच्छी सरकार, वो सरकार साफ सुथरी सरकार मानी जाएगी जिस सरकार के राज में कम से कम गरीबों के पास रहने के लिए कम से कम 1-2 कमरे का घर हो, गरीबों के घर में कम से कम टॉयलेट हो, कम से कम उसके पास इतनी आमदनी हो कि जब ईद, बकरीद, होली और दिवाली आए उसे किसी के आगे जाकर के हाथ फैलाकर उधार न मांगना पड़े और वो अपने घरों में अपने त्योहार को इज्जत के साथ मना सके। ये समाजवादी पार्टी का सपना है, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी गरीबों की आवाज बनकर आज देश में बढ़ रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग, ये बेचारी सोनिया गांधी बेचारी, ये नेता तो बहुत छोटे छोटे हैं बेचारे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पटक दिया, उनके इलाके की असेंबली सीटें भी हम लोग जीत कर आ चुके हैं। यूपी हमारी है, यूपी हमारी है, और अब की बार दिल्ली की बारी है। याद रखना दोस्तों, आज गरीबों के साथ नाइंसाफी, आज किसानों के साथ नाइंसाफी, आज मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। दूसरे स्टेट जाकर देखो, गुजरात जाकर देखो, कर्नाटक जाकर देखो, आंध्र प्रदेश जाकर देखो, बिहार, ये तरक्की कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र नीचे जा रहा है।
2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का कर्जदार महाराष्ट्र 2 लाख करोड़ के कर्ज में नेता मोटा होता जा रहा है। एमएलए के पास बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी आ रही है। एक आया है जो बाला साहब ठाकरे की जिंदाबाद हमेशा करता था, वो आकर कह रहा है मैं उत्तर भारतीयों की रक्षा करना चाहता हूं। और जब उत्तर भारतीय शिवसेना मार रही थी तो कहा कि शिवसेना जिंदाबाद। मैं बोला क्या कर रहा है तू भाई? कहा बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। कितने भी उत्तर भारतीय मारे जाएं, कितने भी अपमानित किए जाएं, लेकिन ये संजय निरुपम साहब बाला साहब ठाकरे के सामने तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। झूठ है क्या? मैं लाके दूं क्या पार्लियामेंट की स्पीचें? लाकर दूं पार्लियामेंट में कैसा कैसा भाषण किया इसने पार्लियामेंट के अंदर अंगार बोला है, अंगार। मुसलमानों को, जो बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ, पर प्रांतियों के खिलाफ, और खुद ही पर प्रांति है। अरे भाई यार इन्होंने वर्षों में पकड़ाया असम पार्लियामेंट के अंदर एक लेटर लेकर आया कि मझगांव में इतने 100 लोग जो है ना ये बांग्लादेश के फलाने गांव के रहने वाले हैं। मैं बोला जरा फिर तो ले क्या लेटर, वो जो लेटर तो शिवसेना में रहने के वक्त पार्लियामेंट में लाया था ना, और अगर असल माँ बाप की औलाद है तो वही लेटर फिर एक बार निकाल कर मंच पर बोल दे कि ये लोग सब बांग्लादेशी को निकालना है। बोलना जरा एक बार और आके, कोई गलत बात तो नहीं है ना, बोलना। लेकिन अब नहीं बोलेगा। ये सब जो है ना, ये सब राजनीति करते हैं, समय समय पे अपना अपना एजेंडा बदलते रहते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, अब की बार कमलेश भैया लड़िया इलेक्शन, समझदा कि ना? ये लड़िया पार्लियामेंट, लड़ेंगे पार्लियामेंट। अच्छा सुनो, अभी तो इलेक्शन बाद में होगा। एक बात पूछूं, अगर आप बोलो तो पक्का पूछूं? बताओगे ना मेरे को? जितने आदमी खाली इतने बता दो मुझे आज। देखो झूठ मत बोलना, झूठ बोलना गुनाह है। किसी भी मजहब में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी मजहब का आदमी हो, झूठ बोलना पाप है कि नहीं? कमलेश भाई आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, साला पता ही नहीं चला कहां चले गए। कमलेश भाई तो आगे बढ़ रहे हैं शिवसेना कांग्रेस को पटकने के लिए, अब मुड़कर देखो तो 5 आदमी पीछे नहीं, तब तो गलत हो जाएगा ना भाई। पहले बता दो तो आप बताओ, हाथ उठा के कमलेश भाई का साथ इतने लोग दोगे कि नहीं दोगे? जरा मैं देखूं यार कितने लोग देंगे नहीं देंगे यार। पक्का ना? पक्का ना? जरा हाथ, दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ जोर से। बदलना मत आप लोग। और मैं जानता हूं मेरे भाई सब जो है ना बहुत मजबूत है, कोई माइक का लाल इनको खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ, ये मेरे भाई हैं। ये मानो नहीं कि मेरे भाई, इन्हीं की ताकत पर मैं लड़ूंगा अब की बार इलेक्शन, यहाँ से लड़ाऊंगा अब की बार कमलेश यादव को यहाँ से, और जिताएंगे हम लोग, ताकत लगा देंगे। कमलेश यादव, समाजवादी पार्टी। पानी पीने का नहीं है, रहने का घर नहीं है, और आज जो है ये आए हैं, इसको जो है हम हिंदुस्तान को बहुत मजबूत बना देंगे, हम शंघाई बना देंगे मुंबई को। पानी पीने का नहीं दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और खास तौर से मैं रुखसाना सिद्दीकी साहिबा और इनकी तमाम ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मैं जानता हूं कि आपको इस मीटिंग को करने के लिए कितनी मुश्किल हुई है। मैं भाषण